में दागी नेता है, तो क्या विपक्षी एकता पर इससे कुछ असर पड़ेगा? क्या लगता है? पड़ेगा। देखिए है क्या कि नीतीश कुमार के फायदे में भी है और नुकसान भी है। दागी नेता है तो वो दबाव में रहेंगे कि कहीं बीजेपी उनके पीछे ईडी और सीबीआई में लगा दे। शरद पवार भी फंसे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में लगे हैं और कांग्रेस ने ये जिम्मेवारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंपी है विपक्ष को गोल बंद करने के लिए। ऐसे में क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जिम्मेवारी निभा पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए अभी हमारे साथ एडिटर सर श्रीकांत प्रत्युष सर मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है सर आपको? देखिए, बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता को मजबूत करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं से लगातार वो मिल रहे हैं। अभी दिल्ली में गए थे और उनको कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे, उन्होंने बुलाया था। उनसे मुलाकात हुई, राहुल गांधी से मुलाकात हुई, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात हुई, वाम दलों के नेताओं से मुलाकात हुई। तो दिल्ली में तो बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा और नीतीश कुमार के चेहरे पर बहुत कॉन्फिडेंस भी दिखा और लगा कि वो सफल हो जाएंगे। नीतीश कुमार की छवि बेदाग है, अभी तक कोई दाग नहीं है दामन पर, और वो मिस्टर क्लीन का इमेज है। सुशासन के लिए जाने जाते हैं। बिहार कहाँ था, कहाँ पहुँचाया बिहार को, विकास के पथ पर दौड़ाया, बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। तो उनकी इमेज एक सुशासन बाबू की है और यही कारण है कि उनको कांग्रेस ने आगे किया है। नीतीश कुमार को अनुभव भी बहुत है, 18 साल से है। आप सोचिए ना, बिहार में लंबे समय से सत्ता पर 18 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सर जहां जाते हैं उसी की सरकार बन जाती है, बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं। तो कुछ है। देखिए, राजनीति क्या है? एक संवैधानिक किला है। इस किले में जो घिर जाता है वो कभी बाहर नहीं निकल पाता, और जो इस किले की घेराबंदी करना जानता है वही राज करता है। तो नीतीश कुमार किले की घेराबंदी करने में माहिर है और यही कारण है कि उनकी जाति के वोटर बहुत कम है, 2-3% है, लेकिन फिर भी जाति से ऊपर उठकर आप देख लीजिए किस तरह से 18 साल से सत्ता में काबिज है और अब वो विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं। तो उनमें योग्यता है। तो नीतीश कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं और कई ऐसे दल हैं जो बिना शर्त विपक्ष के गोलबंदी में सहायक हो सकते हैं। कई ऐसे दल हैं जो बिल्कुल तैयार हैं। अब लालू यादव के साथ सरकार चला रहा है बिहार में, तो आरजेडी का समर्थन मिल ही गया। कांग्रेस, तमिलनाडु की डीएमके और झारखंड में सत्ताधारी दल जेएमएम है, वो कांग्रेस के सहयोगी हैं। तो कांग्रेस के सहयोगी होने के नाते जेएमएम भी साथ आ जाएगा, डीएमके भी साथ आ जाएगा। जम्मू कश्मीर के फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और कमल हसन की पार्टी है, वो भी साथ आ जाएगी। और इनके अलावा दलित पैंथर्स, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक और सीपीआई भी विपक्ष के एकता के साथ है। मुझे लगता है कि ऐसे दल हैं कि बिना शर्त समर्थन देने को तैयार हैं, विपक्ष की गोलबंदी में शामिल होने को तैयार हैं। नीतीश कुमार के लिए पॉजिटिव है। सर, हमारा एक और सवाल रहेगा। सब लोग इस सवाल का जवाब जानना चाहते होंगे कि इन विपक्षी एकता में कौन कौन सी पार्टियां बाधक हो सकती है? देखिए, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है, आपको पता ही है। और भावी रणनीति जब विपक्ष की गोलबंदी हो जाएगी उसके हिसाब से बदलेगा भी। लेकिन अभी बीजेपी क्षेत्रीय दलों को साध रही है। जो छोटे दल हैं उनको साथ लेने की कोशिश कर रही है। बिहार में अभी बीजेपी के साथ कहने के लिए तो कोई नहीं है, लेकिन मुकेश सहनी बीजेपी के साथ जाएंगे ऐसा माना जा रहा है। तो उनको डोरे डाल देगी बीजेपी। जीतन राम मांझी भी अमित शाह से मिलकर आए हैं और वो कह रहे हैं कि अब तो फैसला लेना पड़ेगा। एक तरफ कह रहे हैं नीतीश कुमार तो छोड़ेंगे नहीं है, दूसरी तरफ कह रहे हैं फैसला लेना पड़ेगा, बहुत दबाव में है, वो भी जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जा चुके हैं, एक तरह से मानना जा चुके हैं। चिराग पासवान बीजेपी के साथ ही जाएंगे, सबको पता है। तो जो ये क्षेत्रीय दल हैं उनको बीजेपी अपने साथ करके विपक्षी एकता में बाधक बनेगी, विपक्ष की एकता को खंडित करने की कोशिश करेगी। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चुनौती है। अखिलेश यादव है, माना जा रहा था कि लालू यादव के रिश्तेदार हैं और लालू यादव नीतीश की पार्टी एक साथ है, तो अखिलेश यादव सहजता के साथ आ जाएंगे, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। अखिलेश यादव तो ममता बनर्जी से मिलने चले गए, तो नीतीश कुमार के नाम पर वो सहमत नहीं दिख रहे हैं। ममता बनर्जी से मिलकर अलग खिचड़ी पका रहे हैं। तो ये सारे दल हैं जो छोटे छोटे, जिनको साथ रहना चाहिए था विपक्ष की गोलबंदी में, ये रोड़ा बनते हुए दिख रहे हैं। ममता बनर्जी बहुत आसानी से नहीं आएंगी,
ममता बनर्जी की अपनी महत्वाकांक्षा है और अरविंद केजरीवाल की 2 राज्यों में सरकार है और उनको उनकी इच्छा किसी से छिपी हुई नहीं है कि वो राष्ट्रीय राजनीति में उतरना चाहते हैं और विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं, विपक्ष का नेतृत्व करना चाहते हैं। और केसीआर का भी वही हाल है। बहुत ऐसे नेता हैं जो विपक्ष का चेहरा बनना चाहते हैं, विपक्ष को सर, नीतीश कुमार को विपक्ष का चेहरा माना जा सकता है क्योंकि नीतीश कुमार ने कई बार अपना पाला बदला है, तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माना जाएगा? देखिए, नीतीश कुमार ने अपने ही निर्णय के कारण थोड़ा सा निशाने पर है, क्योंकि नीतीश कुमार 2 बार बीजेपी के साथ गए, 2 बार आरजेडी के साथ गए, तो इसको लेकर थोड़ी संशय की स्थिति बनेगी। विपक्ष ये कह सकता, सवाल खड़ा कर सकता है कि क्या वो तटस्थ रहेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ जाएंगे। उनकी आखिरी पारी है और वो चाहते हैं कि मोदी को चुनौती दें और विपक्ष को गोलबंद करने में जुटे हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, पाला बार बार बदलने के कारण विपक्ष इसको एक मुद्दा बना सकता है। और वैसे भी बहुत लोग कैंडिडेट हैं, बड़े बड़े लोग कैंडिडेट हैं। हालांकि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है, उन्होंने तो हाथ भी जोड़ लिया कि हमें, लेकिन उनकी पार्टी तो मानती है, उनकी पार्टी तो मानती है कि पीएम पद के उम्मीदवार है। और पार्टी क्या, आमजन भी मानते हैं कि नीतीश कुमार पीएम पद के बहुत मजबूत दावेदार है। वो नहीं कह रहे इसलिए कि अभी क्यों बिगाड़ेंगे, विपक्ष की एकता जरूरी है। पहले विपक्ष को एकजुट करके वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और चुनाव लड़ने के बाद कह रहे हैं फैसला होगा कौन पीएम बनेगा। लेकिन ये तय तो पहले ही हो जाएगा कि नेतृत्व कौन करेगा, जो संयोजक होगा, जो लीड करेगा विपक्ष का, वही बनेगा नेता, वही बनेगा पीएम। ये भी है, हालांकि ये तो अभी बहुत दूर की बात। कई नेता भी सर इसमें दागी नेता है, तो क्या विपक्षी एकता पर इससे कुछ असर पड़ेगा, क्या लगता है? पड़ेगा। देखिए, है क्या कि नीतीश कुमार के फायदे में भी है और नुकसान भी है। दागी नेता है तो वो दबाव में रहेंगे कि कहीं बीजेपी उनके पीछे ईडी और सीबीआई में लगा दे। शरद पवार भी फंसे हुए हैं, आपका मायावती फंसी हुई है, वो चुप्पी साधे हुई है, कुछ नहीं कर रही है, बीजेपी के साथ जाएंगे या विपक्ष के साथ रहेंगे, चुप्पी साधे हुई है क्योंकि उनको डर है, उनके पीछे कभी भी सीबीआई ईडी लग जाएगी, लगा ही हुआ है। तो कहीं तेज गतिविधि होगी तो जेल जाना पड़ सकता है। और केसीआर की बेटी फंसी हुई है शराब घोटाले में, तो उसके चलते वो भी दबाव में है। तो जितने मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे मजबूत, वो कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। शरद पवार फंसे हुए हैं और शायद वो सबसे बड़े रोड़ा हो सकते हैं। वो बीजेपी के खिलाफ बोल नहीं रहे कुछ। उन्होंने अडानी और रानी का भी समर्थन कर दिया। कारपोरेट पर जो हमला विपक्ष कर रहा था और गोलबंदी की बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि गलत है, कारपोरेट ठहराने का ऐसे विरोध नहीं होना चाहिए। तो शरद पवार भी बहुत बड़े रोड़ा बन सकते हैं, ममता बनर्जी रोड़ा बन सकती हैं, मायावती अखिलेश यादव रोड़ा बन सकते हैं, केसीआर बन सकते हैं, अरविंद के। अब देखिए होगा क्या कि सीटों के बंटवारे को लेकर के पेच फंसेगा। कई राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है, तो कांग्रेस को बहुत चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। कांग्रेस दक्षिण के 200 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी लड़ाई रही है, तो वहां पर कांग्रेस को विपक्ष को गोलबंद करने के लिए अब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा बड़े पैमाने पर। और कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी या नहीं होगी, ये बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत आसान नहीं है, 200 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करना कांग्रेस के लिए आसान काम नहीं होगा। और दक्षिण में कांग्रेस वैसे भी मजबूत रही है, उत्तर प्रदेश बिहार में तो कांग्रेस का कोई खास जनाधार है नहीं। मुझे लगता है कि कांग्रेस कैसे करेगी सीटों का बंटवारा, ये बड़ी बात होगी। क्योंकि इन राज्यों में 200 प्लस सीटें आती हैं और आप जोड़ लीजिए, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, बंगाल है, पंजाब है। इन जगहों पर कांग्रेस की सीधी लड़ाई बीजेपी से है। कांग्रेस कहां तक झुकेगी इस पर एकता निर्भर करेगा। देखिए, नीतीश कुमार का फार्मूला भी है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार हो, तो इस फार्मूले को लागू करना आसान नहीं है। ये बहुत बढ़िया फार्मूला है। पूरा विपक्ष गोलबंद होकर एक कैंडिडेट दे बीजेपी के खिलाफ, तो बात बन सकती है। लेकिन कैसे बनेगी? नीतीश कुमार के बिहार में देख लीजिए, 17-16 सांसद हैं, उनको कई सिटिंग सांसदों का टिकट काटना पड़ेगा। तो ये सीटों को लेकर के पेच फंसेगा। अरविंद केजरीवाल कितनी सीटों पर लड़ेंगे पंजाब में, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी की बीच सीधी लड़ाई थी पंजाब में, हरियाणा में। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल पंजाब में पहुंच गए हैं, तो वहां कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, अरविंद केजरीवाल कितनी सीटों पर लड़ेंगे, इसको लेकर पेच फंस सकता है। और अखिलेश यादव, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीद थी,
वो कुछ और ही कर रहे हैं। और केसीआर ने एक रैली की थी, विपक्ष के नेताओं को आमंत्रित किया था, उसमें नीतीश कुमार कहीं नहीं दिखे। अखिलेश यादव गए बंगाल में, ममता के साथ मीटिंग की विपक्ष को लेकर, वहाँ भी नीतीश कुमार की चर्चा तक नहीं हुई। तो नीतीश कुमार को कुछ नेता इग्नोर भी कर रहे हैं और शायद यही कारण है कि देखिए नीतीश कुमार की छवि तो दागदार नहीं है। ये तो जितने नेता दावेदार हैं पीएम पद के, उनमें सबसे ज्यादा साफ सुथरी छवि अगर किसी की है तो नीतीश कुमार की है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ठीक है नीतीश कुमार ईमानदार हैं, उनकी ईमानदारी पर सवाल बीजेपी भी नहीं उठा रही है। लेकिन बीजेपी ये सवाल कर रही है कि उनकी ईमानदारी की जो छतरी है वही भ्रष्ट लोगों के संरक्षण की छतरी बन गई है। माने ईमानदार आदमी जो होता है ना, सारे भ्रष्टाचार को एकजुट करने हाँ, वो करेंगे, सारे भ्रष्ट नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ईडी सीबीआई में फंसे हुए हैं सबको गुलबंद कर रहे हैं। तो ये जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी गुलबंदी हो रही है और नीतीश कुमार ईमानदार होते हुए उसका अगुआ बने हुए हैं। बीजेपी ये कह रही है। तो चुनौती बड़ी है लेकिन काम भी तो बड़ा है। विपक्ष को एकजुट करना बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में ये आसान काम नहीं है। और तेलंगाना के सीएम केसीआर के बारे में आप जानती हैं कि विपक्ष यहाँ भी आए थे पटना में, नीतीश कुमार के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। लेकिन जब उन्होंने रैली की वहां पर विपक्ष की तो नीतीश कुमार को नहीं बुलाया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन विपक्ष के साथ हैं लेकिन अभी वो खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने बड़ा पार्टी का आयोजन भी किया था। तेजस्वी यादव तो वहाँ गए, नीतीश कुमार नजर नहीं आए। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू भी अपना पता नहीं खोल रहे हैं। वो बीजेपी के को लेकर हमलावर जरूर हैं लेकिन आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। सॉफ्ट कर्नर उनका दिख रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू भी बहुत अहमियत रखते हैं और मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी अभी जो सत्ता में है वो भी अहमियत रखते हैं विपक्ष की गोलबंदी के लिए, लेकिन वो साथ नहीं आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात फिर दोबारा मैं दोहराता हूँ कि यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, जिनसे बहुत उम्मीद थी नीतीश कुमार को, लालू यादव को, वो नीतीश कुमार के साथ नहीं दिख रहे हैं। नीतीश कुमार के नाम पर सहमत नहीं दिख रहे हैं। अगर सहमत दिखते हुए तो जाकर के बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से नहीं मिलते। तो ममता बनर्जी बड़ी दावेदार है, अरविंद केजरीवाल बड़े दावेदार है, दो तो बड़े दावेदार दिख रहे हैं सीधे, और केसीआर तो है। तो 3-4 बड़े बड़े दावेदार दिख रहे हैं। अब उसमें नीतीश कुमार कुछ विपक्ष को गोलबंद करने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कामयाब हो पाएंगे या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। क्या कुछ अड़चन आ सकती है, ये सब कुछ बता रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष सर। सब कुछ बताया उन्होंने, क्या कुछ था, सारी जानकारी दी। तो फिलहाल के इस रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।